कैसे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि हमारा अभी तक फार्माकोकाइनेटिक्स का हम लोगों ने देख लिया है। एक तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया है, सेकंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी बाकी है। डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा आ जाएगा एक्सक्रीशन। क्या आ जाएगा? एक्सक्रीशन। क्लियर। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? ADME। ADME तीनों का मतलब ही होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। पॉलोजी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनामिक्स। क्योंकि दो जो भी ड्रग हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद सबसे पहला क्या होगा कि हम लोग ओरली लिए, लेने के बाद उससे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा। लेने के बाद क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब गया। अब वो ब्लड में कैसे गया? ब्लड में जाने जो भी जाता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ब्लड में जाने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी बॉडी पार्ट में, जो टिश्यू में, जो ऑर्गन्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो फैलता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे ड्रग आया है, उसको हम लोग के, जैसे कोई भी चीज़ हमको ज़्यादा अमाउंट में अगर मिलने लगती है तो वो हमारी बॉडी को हार्मफुल करने लगती है। तो उसको, उस चीज़ को बॉडी से बाहर निकालने निकालने को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और उस प्रोसेस को, उस जब इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे घर पे कोई आया है, अब 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, अब उसको घर से बाहर भेजना है। तो उस भेजने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और वो कैसे जाएगा? वो रिक्शे से जाएगा, साइकिल से जाएगा, किससे जाएगा, वो डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है। तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर? क्लियर? समझे? तो मतलब ड्रग था, अभी बॉडी में आया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था उसने शो कर दिया। शो करने के बाद अब जो भी बचा हुआ है उसको क्या करना है? इनएक्टिव फॉर्म में करके उसको बाहर, जो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव फॉर्म में करके बाहर भेजना है। या जो इनएक्टिव है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, इसके फेजेस होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सब चीजें जो करके हम लोग क्या करेंगे? उसको बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग ओरली ड्रग लिए, लेने के बाद क्या हो गया कि देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। क्लियर? ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के बाद क्या? हमारी कैपिलरीज है। ये हमारी क्या है? कैपिलरीज है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी के बाद जो होता है, इसको बोलते हैं ECF। इसको बोलते हैं ECF, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको बोलते हैं ECF। ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ECF। ECF। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा आता है ICF, जिसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्लियर? सबसे पहले ब्लड वेसल्स, उसके बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर? उसके बाद देखो होता क्या है कि जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो भी ड्रग इंटर करता है, तो क्या करेगा कि ये समझ लो, उसका डेफिनेशन ये होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग का जो ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर?
ऐसा समझ लो कि विच इन्वॉल्व्स द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इसमें फैक्टर्स है, तो हम लोग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो देख लो, जो ड्रग है, अब ड्रग कैसा, ये स्मॉल स्पोर्स रहेंगे, हम लोग स्मॉल स्पोर्स है, तो इसी पोर से जो भी ड्रग्स पास आउट होंगे, फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में जाएंगे, तो इसी जो प्रोसेस होता है, जो ड्रग पास आउट होते हैं, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर? फिर ये जो इनएक्टिव फॉर्म में जो ये ड्रग है, इसको एक्टिव फॉर्म में करके बाहर निकालते हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो मेन मेजरली मेटाबॉलिज्म होता है, वो लीवर में होता है। क्लियर? तो अभी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा मेडिसिन लिया आपने, मेडिसिन लेने के बाद आपकी स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उसका फिर इंटेस्टाइन में गया है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब वो कहाँ गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। जब भी अब एब्जॉर्प्शन हुआ तो कहाँ गया, वो ब्लड वेसल्स में ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल करने के बाद कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज मतलब माइन्यूट छोटी छोटी जो उसको जो कनेक्ट करके रखती हैं, उनको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं जो। तो कैपिलरीज गया, कैपिलरीज के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, उसके बाद डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में गए। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहेंगे, उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहेंगे, टिश्यूज रहेंगे, उनमें ड्रग ट्रांसफर होता है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर? क्लियर? ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स का साइज अगर 50 to 600 डाल्टन्स रहते हैं, तो ही ये जो ड्रग्स रहते हैं, ये पास हो पाते हैं। मतलब इनका जो पोर साइज रहता है 50 to 600 डाल्टन्स रहता है। तो अगर ड्रग का जो साइज रहेगा, इतना अगर रहेगा, तो ही ड्रग पास आउट होंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, वो लोग बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग अभी एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला जो है, सबसे पहला हमारा फैक्टर फैक्टिंग लिख दूं, फैक्टर affecting distribution of drug। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला जो आता है हमारा टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहला जो टाइप आता है, उसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि जो भी ड्रग है, उस ड्रग का मोलिकुलर साइज कितना है, क्योंकि कैसा है कि जो भी हमारी कैपिलरीज है, जो भी उस कैपिलरी से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तभी वो ड्रग पास आउट होंगे, ट्रांसफर होंगे, जब जो पार्टिकल्स का साइज, क्योंकि ये जो पोर्स इनके बीच में जो पोर्स की जगह खाली है, तो ये क्या अलाउ करते हैं, 50 to 600 डाल्टन्स के जो उनका जो साइज रहेगा ड्रग का, वही पास आउट करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं करेंगे, मतलब वो ऑर्गन्स को, टिश्यू को नहीं जा पाएंगे। क्लियर? तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो उसका पार्टिकल साइज है, जो मोलिकुलर साइज, वो अगर 50 to 600 डाल्टन्स रहेगा, तो ही ड्रग आगे पास आउट करेंगे। पहला ये फैक्टर है।
वाला ये फैक्टर, मतलब मॉलिक्यूलर साइज इससे ज़्यादा अगर रहेंगे तो जो भी ड्रग दिए हैं वो ड्रग क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। वो जो भी हम लोग टारगेट ऑडियंस को जो हम लोग दिए, मतलब टिश्यू को या ऑर्गन्स को दिए हैं, उनको नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या आता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ आयोनाइज्ड और कुछ अनआयोनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और कुछ अनआयोनाइज्ड, दोनों जो ड्रग्स रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड, दोनों जो ड्रग रहते हैं उन्हीं के हिसाब से वो डिपेंड करते हैं। क्योंकि कैसे, देखो इनका जो पीएच रहता है, पीएच, देखो जो ड्रग रहता है वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। क्लियर। और देखो जो ईसीएफ के ड्रग रहेंगे उनका कांस्टेंट कितना रहेगा, 7.4 का। क्लियर। और वो मच इन्फ्लुएंस रहते हैं एज कंपेयर टू जो दूसरे रहते हैं, क्योंकि इनका जो सिस्टमिक एसिडोसिस में जो अल्कोलाइसिस रहता है, इनका ज्यादा रहता है। क्लियर। अगर इसको बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग, इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन in its tissue permeability. The pH of drug and extravascular fluid also play an important role in ionization and diffusion of drugs into cells. क्लियर। क्योंकि अगर जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, जो ब्लड का जो पीएच है, उसी के उसके बिहाफ पे ही क्या होगा, अगर आयोनाइज्ड है या ना है नहीं है, तो उसके बिहाफ पे क्या करेंगे वो लोग, उस पोर से क्या करेंगे, पास आउट होंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पार्टिकल कोएफिशिएंट। पार्टिकल कोएफिशिएंट ओनली क्या होंगे, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेंगे वही जनरली क्या होते हैं, लिपोफिलिसिटी के नेचर के रहते हैं, तो वही रेपिडली क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। क्लियर। देखो दो चीजें आप ना हमेशा याद रखो, दो चीजें, एक होता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार जब भी हम पढ़ाने बैठेंगे तो आपको बोलेंगे, एक लिपोफिलिक ड्रग एंड दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग। दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग। लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक ड्रग में एक ही मतलब होता है कि आप ऐसा समझ लो, जो लिपोफिलिक ड्रग रहेगा, ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं किसमें, फैट में एंड लिपिड्स में, फैट एंड लिपिड्स। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर। और ये जो लिपोफिलिक ड्रग होते हैं ये नॉन पोलर रहते हैं, नॉन पोलर। और ये जो हाइड्रोफिलिक ड्रग रहते हैं ये पोलर रहते हैं। क्लियर। और अगर ऐसा बोला जाए तो जो लिपोफिलिक ड्रग होते हैं वो फैट सोल्यूबल रहते हैं और विटामिन सोल्यूबल रहते हैं। क्लियर। हार्मोन्स रहते हैं, और जैसे अमीनो एसिड्स रहते हैं, ये सब क्या होते हैं, लिपोफिलिक ड्रग होते हैं। और अल्कोहल्स हो गए, शुगर हो गए, सॉल्ट हो गए या सोप हो गए, तो ये सब क्या हो गए, हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं। क्लियर। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहता है, वो डायरेक्ट वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सेल मेम्ब्रेन को पास आउट करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। क्लियर। जैसे अभी एग्जांपल के लिए बोला जाए तो जो पेंटोबार्बिटॉल रहता है और सैलिसिलिक एसिड होती है, उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम पार्टीशन कोएफिशिएंट रहता है। बट लेकिन क्या होता है, जो अनआयोनाइज्ड रहता है पीएच, उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रैपिडली होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैपिडली होता है। क्लियर। ये देखो ये वाला जो रहता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब
जो इसका फिजियोकेमिकल उसका कितना साइज है, कितना, उसी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सा मोलिकुलर साइज हो गया, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हो गया, पार्टिकल कोएफिशिएंट हो गया, इसके भी यहाँ पे मतलब उसका कितना मोलिकुलर साइज रहेगा तो ही वो टारगेट टिश्यू को, ऑर्गन्स को ट्रांसमिट होगा। वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब वो आयोनाइज्ड है या नहीं है, उसके भी यहाँ पे वो करेंगे। पार्टिकल कोएफिशिएंट मतलब उसका पार्टिकल का साइज कितना वेरी करता है, और वो अगर वो लिपोफिलिक में है तो ही होगा, क्योंकि वो कैसा होता है कि हमारे जो जो भी बने हुए हैं सेल मेम्ब्रेन्स, वो किससे बने होते हैं, हमारा लिपोफिलिक नेचर के रहते हैं, तो इसलिए वो इजिली जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उनको क्रॉस कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा सेकेंड हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि जो भी हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है, तो उनका कैसा कैसा बैरियर होता है। जैसे अभी हमारा सबसे पहला क्या है, कैपिलरी बैरियर। कैपिलरी बैरियर को क्या लिखते हैं कि कैपिलरी बैरियर को लिखते हैं सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, क्योंकि जो कैपिलरीज रहती हैं, जो कैपिलरीज हैं, तो उनके अंदर क्या डिफरेंट जो लेयर प्रेजेंट रहती हैं। जो सबसे नीचे का जो लेयर रहता है, जो एंडोमेट, समझो ये मैंने अगर कैपिलरीज को ड्रॉ किया है, तो ये वाला जो, अगर मैं 3 ड्रॉ करता हूँ, तो एकदम नीचे वाला जो है, इसी को बोलते हैं एंडोथीलियल, इसी को बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स। तो एंडोथीलियल सेल्स इसको कैसे ट्रांसमिट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग। फिर सेकेंड जो आता है हमारा, पहले एक एक देखते हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है, उनको कैसे बैरियर के लिए करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या देख लिया था कि जो भी ड्रग्स है उसका कैसा नेचर रहेगा, उसके बिहाफ पे। अभी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उसके हम लोग देख रहे थे। फिजियोलॉजिकल सबसे पहला हमारा क्या है, कैपिलरीज है। उसके अंदर से भी तो पास होना है, क्योंकि हमारे ब्लड में तो आ गया है, ब्लड वेसल्स में आ गया, तो ब्लड वेसल्स से हमारे किस में जाएंगे, हमारे कैपिलरीज में जाएंगे। तो कैपिलरीज में जाने के बाद अब क्या जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के लिए क्या करेंगे कि 50 to 600 डाल्टन्स का, अगर ये इसमें पोर है, इसमें पोर्स है, तो मतलब अगर ज्यादा बड़ा अगर ड्रग का साइज रहेगा, तो वो इसमें से पास आउट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर इतना साइज अगर रहेगा, तो क्या होगा, ये इजिली पास आउट हो जाएगा। तो 50 to 600 डाल्टन्स का अगर इसका साइज है, तो ये क्या करेगा, इजिली पास आउट कर देगा, अदरवाइज ये पास आउट नहीं करेगा। क्लियर? तो मतलब ये कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स है, उससे जो बैरियर था उसको बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। क्लियर? सेकेंड हमारा आता है सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर मतलब क्या, अभी तो हमारे कैपिलरी से तो बाहर निकल गया, लेकिन कैपिलरी से निकलने के बाद अब क्या हो गया कि अब आगे वो हमारे जो सेल्स है, सेल से भी हमको आगे पास आउट कराना उनको। तो देखो, अभी उसके लिए क्या होता है कि ये हमारा इधर से निकल गया, अभी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा कि इसको इसको ये वाले एरिया से ही पास आउट होना है। क्लियर? तो इसके लिए इसका भी साइज जो रहना चाहिए 50 to 600 डाल्टन रहेगा, तभी पास आउट होगी, क्योंकि इधर से तो पास हो गए। तो अब इसके लिए भी क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन रहेंगे, मोस्ट ऑफ जो टिश्यू रहेंगे, इधर से जो ड्रग तो पास हो गए, क्लियर, कैपिलरी से। अब जो आयोनाइज्ड जो रहेंगे या अनआयोनाइज्ड जो रहेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डाल्टन रहेगा, वो डिफ्यूज करेंगे कैपिलरीज, फिर एंडोमेट्रियम, फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आएंगे। क्लियर?
फिर लेकिन देखो क्या होता है कि अब यहाँ से क्या होता है कि हमारा ये क्या बाजू में क्या था, ब्लड वेसल्स था, इधर ब्लड में हमारे ड्रग थे, कैपिलरीज में आ गया, कैपिलरीज में आने के बाद इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब कुछ वही ड्रग पास आउट करेंगे जिनका साइज 600 डाल्टन से कम रहेगा, क्योंकि देखो सबसे पहला बैरियर क्या था, कैपिलरीज का। सेकेंड जो टिश्यू थे, जो सेल्स थे, उस सेल्स का जो बैरियर था उसको भी पार करना है। क्लियर? देखो और देखो होता क्या है कि जब भी जो सिंपल सेल मेम्ब्रेन का बैरियर जो रहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग नॉन पोलार रहते हैं, जो भी ड्रग नॉन पोलार रहते हैं या फिर एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग भी रहेंगे, तो वो दोनों भी क्या करेंगे, इजिली पास आउट हो जाते हैं। क्लियर? पैसिवली पास आउट हो जाते हैं। जो लिपोफिलिक ड्रग रहते हैं उनका साइज अगर 50 to 600 डाल्टन रहेगा, उनका मोलिकुलर साइज, और लेस देन अगर पोलार जो ड्रग है उनका अगर साइज लेस देन 50 डाल्टन है, तो वो क्या करेंगे, इजिली पास आउट हो जाएंगे ड्रग के। देखो अगर लिपोफिलिक ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है तो उनका साइज कितना, 50 to 600 डाल्टन्स अगर मोलिकुलर साइज है तो वो पास आउट हो जाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं वो उनका कितना, लेस देन अगर 50 डाल्टन्स रहेगा, तो वो क्या करेंगे, वो पास आउट करेंगे मेम्ब्रेन को। क्लियर? अगर लिपोफिलिक रहेगा तो 50 to 600, और हाइड्रोफिलिक रहेगा, लिपोफिलिक मतलब फैट रहेगा। क्लियर? जैसे फैट हो गया, और वो कुछ विटामिन्स हो गई, तो ये सब चीजें क्या हो गई, इससे पास आउट हो जाएंगी। और हाइड्रोफिलिक मतलब जो भी वाटर सोल्यूबल रहते हैं उनको बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद आता हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अलग से पूछ दिया जाता है, ये एग्जाम में अलग से पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो। इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। आपने आपने देखा रहेगा कि आपने सुना भी रहेगा कि कोई भी देखो, अगर हर मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग लेते हैं, तो वो मेडिसिन अगर लेने के बाद अगर एवरी मेडिसिन अगर हमारे ब्रेन में, हमारे अगर ब्रेन में जाने लगी, अगर पहुंचने लगी, तो मतलब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हर हमारे जो ब्रेन का, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। जो ब्रेन का जो सेल्स रहता है, जो एंडोथेलियल सेल्स रहती है, वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, और उनके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, एक कवरिंग होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। चलो ये समझो हो गया। ये देखो, अगर ये ना ब्रेन के सेल्स है, अगर ये ब्रेन के सेल्स है, तो नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं पता है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स। लेकिन अगर ब्लड के सेल्स की बात, ब्रेन के सेल्स की बात किया जाए, तो ये पूरा टाइट जंक्शंस रहते हैं, ये पूरा टाइट जंक्शंस रहते हैं, जिनके बीच में थोड़ा भी जगह नहीं होता है, थोड़ा भी जगह नहीं होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी ड्रग इजिली पास आउट नहीं हो पाता है, कोई भी ड्रग इजिली पास आउट नहीं हो पाता है। क्लियर? इनको इनको क्या होता है, ओनली जो भी ड्रग
जो ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल रहेंगे, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग रहेंगे, वही क्या करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि लिपिड के अलावा कोई भी ड्रग ऐसा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। अभी 3 ऐसे हैं, उनसे होता है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। क्लियर? जो ग्लियल सेल्स रहते हैं ना, ये ग्लियल सेल्स बोलते हैं इनको, ये ग्लियल सेल्स होते हैं। इन्हीं एकदम कॉम्पैक्ट जंक्शंस रहता है, जिससे कोई भी ड्रग इजीली पास आउट नहीं हो पाता है। क्लियर? देखो, अगर ना अप्रोच की बात किया जाए तो 3 टाइप के अप्रोच होते हैं, जिससे 3 टाइप के अप्रोच होते हैं, जिससे ब्लड ब्रेन बैरियर तक जो भी ड्रग है, जो ब्रेन में जो ड्रग पहुंचता है। सबसे पहला जो अप्रोच आता है कि एक होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ये होता है कि ये क्या होता है ना कि इसको किसी भी ड्रग के साथ, इसको अगर किसी भी ड्रग के साथ अगर मिक्स करते हैं, तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी रहती है, जो इसकी सॉल्युबिलिटी रहती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी जो रहती है, वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो ड्रग इजीली पास आउट कर लेता है। वो ड्रग इजीली पास आउट करता है, इजीली मतलब टाइट जंक्शन को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है। क्लियर? सबसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का यही काम होता है कि ड्रग के साथ मिक्स विद ड्रग्स, तो इसका जो परमिबिलिटी का नेचर रहता है, वो कैसा इनहांस हो जाएगा, जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। सेकेंड ये होता है कि जैसे डोपामाइन हो गया, लीवोडोपा हो गया, डोपामाइन हो गया, लीवोडोपा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं ना, और मैनिटॉल हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि इसको जब भी ड्रग के साथ मिक्स करते हैं, तो जब भी ब्रेन सेल्स के पास ड्रग जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको ना ऐसा लगेगा वो फ्रेंडली है, मतलब हमारा कोई घर का इंसान है, घर का आदमी है, तो उसको क्या करेगा, इजिली उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो मतलब एक इन्हांसर का काम करते हैं। ऐसा समझ लो कि जैसे अभी कोई बाहर से आ रहा है, तो अचानक से मेरे घर पे नहीं आ सकता, लेकिन क्या हो जाएगा कि लेकिन घर का अगर कोई बाहर गया, घर का कोई सदस्य बाहर गया, उसको अगर साथ में घर पे लेके आ रहा है, तो इजीली गेट ओपन करके उसको घर पे लेके आ जाएंगे। तो घर में लेके आने के बाद वो अपना जो भी शरारतीपन दिखाना रहेगा दिखाएगा। तो सेम ऐसे ही इसके साथ होता है कि जो लीवोडोपा होता है, डोपामाइन होता है, मैनिटॉल्स होता है, ये सब क्या करते हैं, ये एज ए उसका ही काम करते हैं कि प्रो ड्रग जैसा बोलते हैं ना, अपीयरेंस देते हैं कि ये हमारे घर के ही सदस्य हैं, तो उनको इजीली उनको एंट्री दे देते हैं। क्लियर? एक थर्ड आता है, कैरियर का काम करता है। क्लियर? एक होता है जो कैरियर का काम करते हैं उनको बोलते हैं डाई हाइड्रोपायरिडीन, डाई हाइड्रोपायरिडीन। ये जो डाइहाइड्रोपायरिडीन रहता है, एक कैरियर काम करते हैं, इनका यही काम होता है, यहाँ से इनको लेना है, वहां तक छोड़ देना है। क्लियर? ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन से क्रॉस करने का काम इस कैरियर का होता है, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोपायरिडीन। क्लियर? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या काम किया, सबसे अच्छा इसका यही काम था कि ड्रग के साथ क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इसका जो परमिबिलिटी का नेचर था वो बढ़ गया, नेचर बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया। डोपामाइन लीवोडोपा का काम क्या हो गया, ये ऐसा फील प्रो ड्रग का जैसा काम करता है कि ये घर का कोई है, उसको इजिली पास आउट कर देता है। कैरियर काम करता है, उसको लिया और वो आगे पास आउट कर दिया। क्लियर? उसके बाद आता है हम लोग
आगे देखते हैं, ब्लड प्लासेंटल बैरियर। ब्लड प्लासेंटल बैरियर। ब्लड प्लासेंटल बैरियर क्योंकि जब भी मदर प्रेग्नेंट रहेंगी, जब भी लेडीज प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे जो फीटल्स का और जो जो फीटस रहेगा और जो मदर्स रहेंगी, दोनों के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कोई भी ड्रग, कोई भी अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो इजीली पास आउट हो जाएंगे प्लासेंटा से बेबी के पास। अगर बेबी के पास जाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको कुछ दिमाग का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर मिसकैरेज होने का चांसेस होता है, या फिर ऑप्टिक एट्रोफी होने का चांसेस रहेगा, मेंटल रिटार्डनेस होने का चांसेस रहेगा, या फिर कुछ न्यूरल डिसेबिलिटी का हो सकता है, या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फिर ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर एक ये उस टाइम पे देखो, जब भी प्रेग्नेंट वुमेन्स रहते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन को क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इस चीज को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि अगर ये बच्चे के पास जाएगा तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्लियर। जैसे क्या होता है कि अगर देखो, जो फीटस का और जो मदर्स का रहेगा, तो ये समझो अगर ये फीटस का वेन्स है, अरे मदर का ये समझो मदर का वेन है, मदर वेन है, फिर बाजू में आर्टरीज है मदर का। क्लियर। फिर ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के जस्ट बाजू में क्या हो जाएगा, ये आर्टरी बच्चे की, और वो फीटस का वेन। क्लियर। ये इजीली कैसा हो पास आउट हो सकते हैं, इजीली पास आउट हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ड्रग को। अगर कुछ ऐसे ड्रग की बात किया जाए, तो कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं, जैसे तो सल्फोनामाइड हो गया, बारबिचुरेट्स हो गया, फिर के अनेस्थेटिक ड्रग्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, या नार्कोटिक अनाल्जेसिक हो गए। ये सब कैसे हो जाते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन के एक क्वाइटली रैपिडली क्या करते हैं लोग, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर हम लोगों ने क्या देखा इसमें, इसमें देखो क्या होता है कि इसका जो साइज देखो, फिर से एक बार देख लो, इसका जो थिकनेस रहता है, प्लासेंटा का जो थिकनेस रहता है 25 माइक्रोन, 25 माइक्रोन रहता है अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। लेकिन ये रिड्यूस होकर 2 माइक्रोन्स तक हो जाता है, 2 माइक्रोन्स तक हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, ज्यादा चांसेस हो जाता है कि ड्रग को पास आउट होने के लिए, कोई भी ड्रग को पास आउट होने के लिए। क्लियर। और आपको पता है जो भी लिपिड जो ड्रग रहते हैं, यूजुअली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग रहेंगे इजीली पास आउट हो जाएंगे, तो इसके लिए अवॉइड करते हैं। क्लियर। जो टेस्टिस ब्लड टेस्टिस जो बैरियर होते हैं, इनका एक ही काम होता है, जो सार्टोली सेल होते हैं, जो भी सार्टोली सेल्स रहते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सार्टोली सेल्स में ट्रांसफर मतलब जो हमारा टेस्टिस रहता है, टेस्टिस का जो एपिडिडेमिस रहता है, उसी एरिया में हमारा सार्टोली सेल्स रहता है, उसी सार्टोली सेल्स के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इन ये सार्टोली सेल्स रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बैरियर करने के लिए। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है देखो, दो दो फैक्टर और हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ब्लड में है, ब्लड में है, तो ब्लड में दो चीजें क्या होती है, एक होता है प्लाज्मा,
एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। क्लियर? तो ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनका बाइंडिंग कैसे होती है उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स। तो सबसे पहले क्या हो गया कि देखो, दो तीन चीजें हम लोग देख लेते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन ये सब देखेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ये जो अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन्स रहते हैं, इनमें कौन कौन से ड्रग होते हैं? जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स रहते हैं, वही ड्रग क्या करते हैं? इस पे बाइंड करते हैं। जो अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन्स पे सिर्फ स्टेरॉइड के जो ड्रग रहेंगे, वही क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। कौन कौन से हो गए? जैसे कॉर्टिसोन हो गया, वो विटामिन B12 हो गए, ये सब जो ड्रग्स रहते हैं वही अल्फा 1 पे बाइंड करते हैं। सेकेंड, अल्फा 2 की बात किया जाए तो अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन्स पे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड के। क्लियर? विटामिन जो है ना, ए डी ई के और एक्सेट्रा और सारे हैं, लेकिन ये एग्जांपल के लिए ये जो विटामिन रहते हैं ये इस पे बाइंड करते हैं अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन्स के ऊपर। और जो एल्ब्यूमिन होते हैं, जो एल्ब्यूमिन होते हैं, एल्ब्यूमिन पे हर टाइप के जो ड्रग होते हैं वो बाइंड करते हैं। ऑल टाइप ड्रग, ऑल टाइप ड्रग। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? देखो, प्लाज्मा ब्लड है, ब्लड में ड्रग फ्लो कर रहा है, ब्लड में ड्रग फ्लो कर रहा है, उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। उस प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स है, तो हम लोगों ने ग्लोब्यूलिन्स लिया। ग्लोब्यूलिन्स में अल्फा 1 जो ग्लोब्यूलिन्स रहता है उस पे स्टेरॉइड्स करता है बाइंड, और अल्फा 2 जो ग्लोब्यूलिन्स रहता है उस पे विटामिन ए डी और ई, ए डी ई एंड के करता है। और एल्ब्यूमिन जो रहता है उस पे हर एक टाइप के जो ड्रग रहते हैं वो क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, जो लिपोप्रोटीन्स ड्रग्स रहते हैं, लिपोप्रोटीन्स जो रहते हैं उस पे जो भी बेसिक एंड लिपोफिलिक जो ड्रग रहते हैं वही क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। क्लियर? बेसिक और लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब जो भी फैट हो गए, क्लियर, वो सभी क्या होते हैं? उस पे बाइंड करते हैं। फैट हो गए, लिपिड वाले हो गए, तो वो सभी। उसके बाद हमारा आता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारा जो फिनाटोइन रहता है वो बाइंड करता है। फिनाटोइन और फिनोथियाजिन्स। फिनोथियाजिन्स। क्लियर? ये हमारे क्या हो गए? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उसके ऊपर जो बाइंड कर रहे हैं वो हो गए। उसके बाद हमारा डिफरेंट आता है, जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ब्लड सेल्स हैं हमारे, क्या है? ब्लड सेल्स है। तो अभी हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स रहते हैं, जो 40% ब्लड रहता है उसमें ब्लड सेल्स रहते हैं।
जिसमें 95% क्या होते हैं हमारे आरबीसी, 95% आरबीसी। क्लियर। और आरबीसी किससे बने रहते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन से। किससे बने रहते हैं, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन पे कौन से ड्रग करते बाइंड करते हैं, फिनेटोइन, फिनेटोइन और फिनोथियाजिन्स। क्लियर। और भी अगर जैसे आरबीसी के अगर वॉल्स की बात करूं मैं, तो इमिप्रामाइन है, इमिप्रामाइन और क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। क्लियर। आरबीसी का जो सेल वॉल रहते हैं उसके ऊपर बाइंड करते हैं, जो सेल वॉल रहते हैं उसके ऊपर बाइंड करते हैं। अगर आरबीसी के डिफरेंट डिफरेंट कुछ जैसे ड्रग हैं, उसके अगर कंपोनेंट की बात करूं कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट पे होते हैं, तो जो आरबीसी का है, चलो आरबीसी का देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हीमोग्लोबिन। दूसरा आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और थर्ड वन आता है सेल मेम्ब्रेन। तीसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। और देखो इन्हीं इन्हीं फैक्टर पे क्या होता है, इन्हीं फैक्टर पे क्या होता है कि अब ना, अब जो एल्ब्यूमिन रहता है, जो एल्ब्यूमिन रहता है उसमें ना जो ह्यूमन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन है, तो ये कैसे बाइंड करते हैं, ये कैसे बाइंड करते हैं, इनका एक देखो एक साइट है। इस साइट को आपको याद करना पड़ेगा, ये साइट को आपको याद करना पड़ेगा। एक मिनट। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4, ये 4 साइट है। तो सबसे पहला जो साइट है उसको बोलते हैं वॉरफरीन, इस पे बाइंड करेगा। क्या करेगा, वॉरफरीन बाइंड करेगा साइट 1 पे। जो साइट 1 होता है उस पे बाइंड करेगा डाइजीपाम, उसे बाइंड करेगा डाइजीपाम। थर्ड वन आता है जिससे बाइंड करता है डिजिटॉक्सिन। एंड फोर्थ वन आता है, फोर्थ वन आता है टैमक्सीफेन। क्लियर। टैमक्सीफेन। वॉरफरीन साइट 1 होता है, उसका बाइंडिंग साइट, साइट 2 का है डाइजीपाम, और डिजिटॉक्सिन है साइट 3 का, एंड साइट 4 का है टैमक्सीफेन। क्लियर। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात किया जाए तो बॉडी जो वेस्कुलर टिश्यूज रहते हैं उन पे 40% का जो टोटल बॉडी वेट रहता है उस पे करते हैं। जो और कुछ स्पेसिफिक जो साइट रहते हैं उस पे भी कुछ बाइंडिंग करते हैं। क्लियर। और हाफ लाइफ के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। क्लियर। और अगर इसका रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल देखा जाए तो सबसे पहले लीवर होता है, फिर किडनी होता है, फिर लंग्स होता है, मसल्स होता है, स्किन होता है, आईज, बोन्स, हेयर एंड नेल्स लास्ट में आते हैं, हेयर एंड नेल्स लास्ट में आते हैं। क्लियर। कुछ हम लोग मिसलेनियस फैक्टर्स देख लेते हैं, ये जरूरी है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा फैक्टर, किसका, टैबलेट कैसा रहना चाहिए, जो जो टैबलेट सॉरी जो ड्रग बना है उस ड्रग का कैसा रहेगा वो पहले देखे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे कि जब बॉडी के अंदर आया तो ब्लड का क्या फैक्टर है, और जो हमारा कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसका क्या फैक्टर्स है, उसको हम लोग देख लिए। हमारा मिसलेनियस फैक्टर्स में जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है, मिसलेनियस फैक्टर्स है
मिसलेनियस फैक्टर, ये जो मिसलेनियस फैक्टर होता है, इसमें अगर एज की बात करें, इसमें अगर एज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग होता है, क्योंकि कैसा देखो, सबको एक ही आप मेडिसिन नहीं दे सकते। बच्चा है तो बच्चे के लिए अलग है, बूढ़ा है तो उसके लिए अलग है। मतलब बच्चे के लिए आप देखोगे हाफ डोज देते हैं, और जो अडल्ट रहेंगे उनके लिए फुल डोज देते हैं। तो ये एज के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एज रहेगा तो उसी हिसाब से वेट भी रहेगा, और वो उनका कंजम्पशन जो पावर रहेगा, उनकी जो एबिलिटी रहेगी एनहांसमेंट की, वो भी अलग रहेगी। तो ये एज पे वेरी करता है। क्लियर? उनके बॉडी के अंदर कितना फैट है, कितना वाटर कंटेंट है, स्केलेटल में मसल्स कितना है, क्योंकि एज कंपेयर इल्डरली और जो इन्फेंट रहेंगे, उनका जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर्स रहेगा वो डिफरेंट रहता है। क्लियर? और जो ऑर्गन जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर के जो उसमें अभी टाइट जंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी उतना ज़्यादा मेडिसिन बच्चे लोग को नहीं दे सकते। क्लियर? वो भी अगर उनको क्रॉस कर दे, क्योंकि अभी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसके लिए भी उस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद आती है प्रेगनेंसी। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ग्रोथ होता है, यूट्रस का हो गया, प्लासेंटा हो गया, फीटस का साइज बढ़ते रहता है। तो इसके लिए ये ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि जो ड्रग रहेंगे वो अफेक्ट कर देंगे बेबी को और मदर को, दोनों को। इसके लिए क्या होता है कि प्रेगनेंसी में भी ये इसको देखना जरूरी होता है, ये भी फैक्टर मैटर करता है। उसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि ओबेसिटी में जो भी क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट के फैट हो गए, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी लिपोफिलिक ड्रग रहता है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, वो ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट बॉडी में रहेगा, और लिपोफिलिक लिपोफिलिक नेचर ही, मतलब फिर हमारे क्या हो जाएंगे, जो भी हमारे जो भी हमारे लिपोफिलिक ड्रग रहेंगे, वो क्या करेंगे, बॉडी में धीरे 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 बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगेंगे। तो ये भी वेरी कर सकता है कि उनके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेंट्रेशन का ड्रग देंगे, और जिनके अंदर ओबेसिटी कम है उनके लिए अलग रहेगा। क्लियर? और डाइट के हिसाब से देख सकते हैं, डाइट के हिसाब से देख सकते हैं। डाइट मतलब उनका एसिडिक है, बेसिक है, जैसे NSAID है, तो इसके बेसिस पे डिपेंड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ज़्यादा अगर फैट है, तो जो फैटी एसिड का जो सर्कुलेशन रहेगा, वो भी क्या करेंगे, अफेक्ट हो जाएंगे एल्यूमिन जो हमारे ब्लड में। तो इसके लिए इसको भी ध्यान देते हैं। और कुछ अगर किसी भी प्रकार का अगर डिजीज हुआ है, किसी प्रकार का अगर डिजीज है बॉडी में, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है, तो उसमें भी क्या करेंगे, जो प्रोटीन का और जैसे जैसे हमारा लीवर अभी डैमेज हुआ है, लीवर अगर डैमेज हुआ तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी उतना अच्छे से नहीं होगा। फिर हमारा अगर इंटेस्टाइन डैमेज हुआ है तो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये भी वेरी कर सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है, जैसे अभी अगर हमको अगर मेनिंजेस हुआ है, ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो टाइट जंक्शन है, वो भी थोड़ा सा पोर्स रहेंगे, तो भी थोड़ा सा ओपन हो जाएंगे, तो इजीली पास आउट कर देंगे जो भी ब्रेन्स में ब्लड चला जाएगा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ड्रग का कुछ इंट्रैक्शन हो सकता है। लास्ट हमारा ड्रग इंटरैक्शन। क्लियर? ये ड्रग का इंट्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो, इतना इतना आप जस्ट इमेजिन कर लो कि ब्लड में आ गया, ब्लड में ड्रग आया, ब्लड में ड्रग आने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, नहीं सॉरी, पहले आया ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ मतलब वो आ गया ब्लड में, उसमें ये ब्लड में आ गया, ब्लड में मतलब उसमें ब्लड वेसल्स में आ गया, ब्लड वेसल्स में आने के बाद अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिधर जिधर ब्लड पूरा जाएगा वहां वहां उसका एब्जॉर्प्शन होते रहेगा। क्लियर? जैसे अभी एक नाली में से पानी जा रहा है, तो नाली से अगर पानी बह रहा है, तो जितना भी एरिया में जाते रहेगा, वो आजू बाजू में भी जो भी ग्रास रहेंगी, जो भी कुछ खेती रहेंगी, उनको भी क्या हल्का हल्का पानी मिलते रहेगा।
हल्का हल्का पानी, उनको पानी देना नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा पानी उनको मिलता रहेगा, वो भी थोड़ा निखारती रहेंगी, वो भी थोड़ा ग्रो होती रहेंगी। क्लियर? ऐसे जितना भी वो डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी वो पूरा ट्रांसमिट होते रहेगा, घूमते रहेगा, वो पूरी बॉडी में फैलते रहता है। क्लियर? इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, देखा था कि टिश्यू का जो परमेबिलिटी है, मतलब कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि जो फिजियो केमिकल जो प्रॉपर्टीज रहती है उतना, मतलब जो भी ड्रग है उसका साइज कैसा है, और उसका पार्टिकल कोएफिशिएंट कैसा है, और उसका वेट कैसा है, उसका साइज कितना है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें ये था कि कोई भी बैरियर्स हमारे बॉडी के अंदर बैरियर्स है कि नहीं, जैसे जो कैपिलरीज है उनके जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो बैरियर थे, सेल मेम्ब्रेन के जो बैरियर होते हैं वो बैरियर्स थे, ब्लड ब्रेन बैरियर है, और ब्लड प्लासेंटल बैरियर है, और टेस्टिस के बैरियर्स हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया कि मतलब जैसे फैक्टर्स कुछ हो गए, एज हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, ओबेसिटी हो गई, डाइट हो गया, डाइट कैसा है उसके बेसिस पे, फिर डिजीज, कुछ अगर डिजीज है तो बॉडी में, तो उनसे भी अफेक्ट हो सकता है, ड्रग का कुछ इंट्रैक्शन हो गया, दो ड्रग साथ में दे दे तो उससे इंट्रैक्शन होके भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर? आई होप गेटिंग माई पॉइंट। ये हमारा कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमारा ट्राई करो